Hi guys everyone, I welcome to crack BLLB admission test. This video presented by Sharp application letter starts. एमयू के अंदर जो BLLB का जो पेपर होता है एंट्रेंस का ये 2019 का ये पूरा सोल्व करेंगे। और उससे पहले एक मैं ब्रीफली मैं बता दे रहा हूँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 है यानी 25%। अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होती तो उसमें आपका एक क्वेश्चन वो काट दिया जाएगा, यानी एक नंबर आपका कट जाएगा, यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस और सब्जेक्टिव बेस दोनों पूछे जाते हैं। सब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपको 75 क्वेश्चन आते हैं, और 10 जो क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें थोड़ा ब्रीफली लिखना है। ओके, तो ये हम पूरा सोल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक अपील आप लोगों से ये भी है कि मुझे 795 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, जो कि मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो जाए, जिसकी वजह से मैं सही से डेवलप कर लूँ। तो प्लीज़ यार मोनेटाइज भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल, जिसकी वजह से मैं मोनेटाइज कर सकूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ओड। देखिए ओड तो स्पेलिंग से ही पता चला, ओड ओल्ड है। एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को। तो ओड में कितने अल्फाबेट हैं? 3 हैं। तो 3 क्या है कि आपका ओड नंबर होगा। इविन जो है, इविन में कितनी स्पेलिंग होती हैं आपकी? होती हैं 4। ओके, EVEN इविन, यानी 4 नंबर जो है आपका वो क्या है? इविन में है, 4 स्पेलिंग होंगी। तो इसका मतलब क्या, वो 4 जो है आपका वो इवन नंबर है, तो इसलिए कभी नहीं भूलोगे आप। ये तो एक छोटी ट्रिक थी, यानी वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो तो वो क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। ओके, यानी 3 है 3। तो द क्या पहला ऑप्शन क्या है इसमें? सम ऑफ 2 ओड नंबर्स, वो क्या हमेशा क्या होगा? ऑलवेज 3 + 3 क्या 6, इवन नंबर है 6। ओके, डिफरेंस ऑफ 2 ओड नंबर्स, यानी 3 - 3 को ही करो तो क्या 0 आ जाएगा, तो वो ओड नंबर नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2, 3 × 3 के तो 9 हो जाएगा, तो 9 क्या है आपका प्रोडक्ट? ये क्या हो गया? ओड नंबर हो गया। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही होगा। समझ में आ गया होगा पूरा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। ऑड डेज में कितने यानी कितने डेज होते हैं लीप ईयर। ओके, तो इस देखिए समझने वाली बात ये है, नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। ओके, और लेकिन लीप ईयर में जो है 29 का फैब होता है, इसलिए 29 डेज का क्या है? फैब होता है। तो इस वजह से 366 डेज होते हैं ईयर में। ओके, इतने डेज होते हैं। अब जो है वीक की अगर हम बात करें तो 52 वीक होते हैं। ओके, 52 वीक होंगे। और 52 वीक के अंदर कितने डेज हो जाएंगे? इंटू 7, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 होते हैं। तो ये हो जाएंगे हमारे 364। ओके, 364 हो जाएंगे। अब 2 प्लस और ऐड करना, तभी तो 366 होंगे, यानी 2 जब ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 366 है। तो ये क्या है आपका? ये दिस वन 2, यानी ये और डेज हैं, और डेज इन अ लीप ईयर। 2 कहीं दे रखा है, दिस वन। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए टुडे इज ए ट्यूसडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज है। तो इसका देखिए आपको 94 डेज, तो 7 से आप 94 डेज को अगर आप डिवाइड करोगे, सही है, 94 को आप क्या 7 से अगर आपको डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 13 जा। ओके, ये हो जाएगा 91। रिमाइंडर जो बचेगा आपका वो 3 बचेगा। इसका मतलब क्या है? देखिए 91 डेज, जब 91 डेज हो जाएंगे तो उस दिन क्या दिन होगा? कौन 90 डेज दिन वाले, यानी 91 डेज के बाद कौन सा दिन होगा 91 डेज में? वो होगा आपका ट्यूसडे। ओके, अब ट्यूसडे में 3 डेज और जोड़ लीजिएगा, वो होगा आपका ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद अब उसमें क्योंकि 94 पूछा है ना, 3 और कर लीजिएगा। ट्यूसडे के बाद क्या? वेनसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद क्या था? फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा। ओके, तो इसमें कोई आप सिर्फ मसला ये है आपको डिवाइड कर देना कि कितने भी डेज पूछ ले, और डिवाइड 7 से करिएगा, और अगर जितना जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो इतना दिन आप ऐड कर दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा हाँ यार, अगर आज ट्यूसडे है तो 7 से डिवाइड कर दो, जितने भी नंबर होंगे। अगर वो नहीं हो रहा है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो उसमें ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो हमारा क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन होगा इसमें, तो दिस वन। ओके गाइस, लेकिन प्लीज़ यार सब्सक्राइब और मेरा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। In क्या इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज हाउ मैनी 6 आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ अ पेयर ऑफ नंबर्स इमीडिएटली। देखिए इसमें कहने का मकसद ये है, ये क्वेश्चन ये कहने जा रहा, ये आपका 6 है। ओके, 6 है, यानी ये जो नंबर है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है इससे कितना ज़्यादा, यानी उसके
प्रोसीडेड वाले। ओके इसका इस प्रोडक्ट से तो ये क्या है 3 4 12, इसका प्रोडक्ट हो गया 12। ओके अब ये 5 बन जा 5, ये तो 5 ही हो गया। ओके इसी तरह जैसे ये 6 है तो ये इसके बाद का है, अगर नंबर मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे 9 बन जा 9। ओके ये 9 हो गया, ये 5 बन जा 5 हो गया, तो क्या एक नंबर तो ये ज़्यादा हो गया क्योंकि ये 5 है 9 है। ओके इसके बाद वाला की बात कर रहा है, ये नहीं है, यानी वो है उससे आगे वाला नंबर जो है ज़्यादा हो इमिडिएटली। तो इस तरह से ये जो होंगे ये करके देख लीजिएगा, ये 2 होंगे, 2 बार आएगा। ओके 4 boys ABCD are of the ladder. A is further up the ladder than B, तो B is between A and C। और A जो है देखिए A किसके ऊपर है, is ladder than B। ओके ये B आ गया। उसके बाद कह रहा है B is between A and C, यानी A और B जो है A और C के बीच में है, तो इसका मतलब C यहाँ होगा। ओके अब इफ डी इज अ फर्दर अप देन ए जो है इसके ऊपर है। ओके तो देन ए से यानी थर्ड नंबर ए से जो है थर्ड प्लेस पे कौन सा होगा, वो सी होगा यार। ओके तो दिस वन। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, द क्या है वाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप, यानी उस पर रैप करना है। ओके तो उसमें क्या सबसे पहले आपको है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल निकालना। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है 2πr। ओके अब देखिए मैं यहाँ पेपर पर सोल्व कर दिया है मैंने, ये है सरकमफ्रेंस ऑफ अ पाइप 2πr, तो 2 और पाई की वैल्यू क्या है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि रेडियस क्या है देखिए यहाँ क्या है, ये क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर। ओके यानी सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये रेडियस है, वो डायमीटर है, तो रेडियस नहीं हाँ रेडियस है, सॉरी रेडियस ही है, तो 10, तो यहाँ 10 आ गया, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 44 या 0 आ गया, तो 440 डिवाइडेड बाई 7 से करोगे तो 62.8, कहीं देखिएगा 62.8 है कहीं। ओके तो दिस वन यानी फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा। तो ये जो निकलेगा आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ अ पाइप, यानी पाइप की वैल्यू क्या होती है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल या पाइप, क्योंकि पाइप जो है सर्कुलर शेप में है इसलिए सर्कुलर का सर्किल का फॉर्मूला लगेगा, यानी सर्कमफ्रेंस उसकी चारों तरफ की बाउंड्री। ओके उसे अगर कोई इसी तरह का रेक्टेंगुलर शेप होता तो उसे पेरीमीटर बोलते, अगर राउंड फिगर में उसे सर्कमफ्रेंस बोलेंगे। ओके तो वो क्या है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मेन मार्क्स ऑफ द क्लास 10th इज 100, ये मैक्स मार्क्स कितनी 100 है। द सम टोटल ऑफ देयर नंबर्स इज 15 1510। द फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। ओके जो उनका मीन निकल के आया वो 100 निकल के आया। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या है, मीन का मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। देखिए ये है मीन का फॉर्मूला ये है, और इसमें क्या सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स, जितने भी आपका सम है ऑल डेटा पॉइंट्स के किसी के अगर 80 हैं किसी के 90% इस तरह के मार्क्स आए, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है कितने स्टूडेंट के लिए गए, तो वो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। अब मीन हमारा कितना निकल गया 100 निकल गया, और सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स हमने कलेक्ट करा डेटा वो कितना था 1500 डिवाइडेड बाई क्या है नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, हमें ये पता नहीं है कितने सैंपल कितनों का कलेक्ट करा है। ओके कितने स्टूडेंट है वो, तो एक्स, तो x से ये यहाँ चला जाएगा, तो x डिवाइडेड बाई क्या है ये 100 हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कट जाएगा, तो x ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 15। ओके गाइस तो हमारा यहाँ 15 होगा, 15 इसका मतलब बी आंसर सही है। ये 8 क्वेश्चन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द लेंथ इतना ब्रेथ इतना, सही है, एंड रेट ऑफ द 12 मीटर पर मीटर। ओके तो फेंसिंग का क्या है चारों तरफ लगानी है, यानी आपके पैरामीटर की यानी बाउंड्री की बात कर रहा है, तो पहले बाउंड्री निकालोगे किस शेप में रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर ऑफ द पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ पेपर पे। देखिए पैरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है 2l + b। ओके तो 2 और 250 क्या है आपका, ये आपकी लेंथ है, ब्रेथ कितनी 175, तो 2 इंटू तो 425, तो 850 मीटर। ओके ये 850 मीटर ये क्या है उसकी रेक्टेंगुलर पाइप है, उस पर आपको फेंसिंग लगानी है, तो उसकी कॉस्ट जो है 12 से इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधा, तो ये कितना हो जाएगा 10,200। ओके तो ये इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है।
नाइन क्वेश्चन खैर के आप लोग तो क्रिकेट में तो माहिर होंगे, ये तो इजीली कर लेंगे। तो उसमें क्या है, अनीस मेड 62 रन इन 6 ओवर्स में, अनूप क्या 63 रन इन 7-3, तो कौन सा ज़्यादा बना रहा है 1 ओवर, तो अनूप। ओके, ये तो खैर आपका फेवरेट होगा क्वेश्चन। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, रग है, काउच है, टेबल है, चेयर है, तो ये तीनों, अगर तीनों की बात करूँ तो क्या है ये एक फर्नीचर है, और रग क्या है, एक एज ए गेम है। ओके, रग्बी, तो ये अलग है। ओके, अब 11 क्वेश्चन है, फॉरमोस्ट होता क्या है, देखिए फॉरमोस्ट है क्या है, बहुत बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, फेमस है, बहुत मोस्ट फेमस, मीनिंग तो ये है। इसका एंटोनिम उल्टा बताना तो अनइम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा। 12 क्वेश्चन है, क्या यार्ड इज 2 इंच एज अ क्वाड इज 2, देखिए हम जानते हैं 1 यार्ड कितने इंचज के बराबर इक्वल होता है, 36। ओके, 36 इंचज हम जानते ही हैं। अब 1 क्वाड कितने के इक्वल के होता, 1 क्वाड, 1 क्वाड इज इक्वल टू कितने के होता है, 32 वंस, तो इसका जो आएगा वो ऑप्शन होगा बी। ओके, यानी 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच और 1 क्वाड इज इक्वल टू 32 वंस। ओके गाइस, रिक्यूपरेट क्या है, रिक्यूपरेट रिकवर फ्रॉम इलनेस, एग्जेशन या समथिंग, कोई भी बैड चीज से आप क्या है रिकवर हो रहे हो, तो वो क्या है, इसका ऑप्शन होगा सिनोनिम इसका रिकवर। ओके, अ पर्सन हु रेडीली बिलीव्स अदर्स, जो इजीली ओके दूसरे बिलीव कर ले तो क्या है ट्रस्टफुल, तो क्रेजुलस। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या, बी। ओमिनियस की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ओमिनियस का देखिए मीनिंग क्या है, सेइंग दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो ओमिनियस की स्पेलिंग दिस वन, OMINOUS। ये डायरेक्शन बेस्ड पे क्वेश्चन है, तो डायरेक्शन की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है और मैं इसमें लिंक दे दूंगा। ओके, अभी देखिए ये राशि वाज 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये मैंने बना रखा है इसमें। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट ये कह रहा है 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये स्टार्टिंग क्या है, नॉर्थ को गया। ओके, उसके बाद ये कह रहा है देन ही टर्न राइट, और यहाँ से इसने टर्न क्या लिया, इसने राइट टर्न लिया। ओके, इसने राइट टर्न लिया तो हो गया 30 मीटर, उसके बाद 30 मीटर, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, उसके बाद इसने 30 मीटर लिया, और उसके देन टर्न टू द 30 30 एंड देन फाइनली ही लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर। ओके, ये हाँ फिर ये 15 मीटर, तो इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या कहाँ पहुंचा, तो देखिए। ओके, तो इसमें क्या है, पहले जो नॉर्थ को गया है ये, और यानी नॉर्थ, उसके बाद टर्न लिया, टर्न राइट लिया है, और उसके बाद 30 मीटर, फिर टर्न लिया 35, फिर 35 के बाद फिर टर्न ये लेफ्ट ले रहा है, फिर इसके बाद टर्न इसने क्या है राइट लिया, उसके बाद ये 15 मीटर। तो यहाँ से देखिए इसका पहले क्या है, अगर डालें आप ब्रदर, तो ये क्या है, ये 30 मीटर डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से ये क्या 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 45 यहाँ होगा। लेकिन किस साइड में है आप ये देख सकते हैं, ये आपके ये किस साइड में, यानी ईस्ट साइड, ईस्ट में है। ओके, तो ईस्ट 30 मीटर 45 मीटर ईस्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो क्या है, वर्ल्ड क्या है, जस्टिस प्रोजेक्ट। ओके, यानी डी आंसर सही है। देखिए इस तरह का ये रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, उसमें 4-5 क्वेश्चन डिपेंड रहते हैं इस तरह के उस पर, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ट्रिक है। देखिए 6 स्टूडेंट है, LMNOPQ सही है, और उनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ओके, और अमंग देम टू लिव इन हॉस्टल, 2 हॉस्टल में रह रहे हैं, 2 आपके होम्स में रह रहे हैं, एक धर्मशाला में रह रहा है, एक एज ए पेइंग गेस्ट है। ओके, तो इस तरह के लिए उसके लिए देखिए ये चार्ट मैंने ऑलरेडी बनाई है। आप यहाँ इसमें अगर ये चार्ट बनाने में तो थोड़ा सा लगता है यार क्या क्या क्यों बनाएं, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका 100% श्योर करेक्ट होगा, और दूसरा ये जल्दी हो जाएगा, आप उसके बेस पे कितने भी क्वेश्चन हो आप इजीली कर दोगे। देखिए ये क्या है, स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट देखिए LMNOP, ये सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, हाउस है, हॉस्टल, पेइंग गेस्ट और धर्मशाला। ओके, इस तरह का। अब L क्या हिस्ट्री पढ़ रहा है, कहाँ रह रहा, हाउस, टिक कर दिया। M हिंदी कहाँ है, ये पेइंग एज ए पेइंग गेस्ट, तो इसमें जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी उस आप कर दीजिएगा। अभी कह रहा है L स्टडी हिस्ट्री एंड Q स्टडीज मैथ और N स्टडी फिजिक्स एंड क्या लिव्स इन द हाउस, L कहाँ रह रहा,
वो एन स्टडीज फिजिक्स, एन जो है देखिए एन फिजिक्स, एन जो है क्या पढ़ रहा है वो फिजिक्स रह रहा है और कहाँ रह रहा है वो हाउस में रह रहा है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। और उसके बाद अब क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वेयर इज डेफिनेट क्या डेफिनेटली इनकरेक्ट इन रिलेशन टू सब्जेक्ट एंड रेसिडेंशियल प्लेस। तो कौन सा सही नहीं है? तो देखिए उसमें एक है मैथ वाला जो है वो कहाँ नहीं रहेगा, ना तो हाउस में रहेगा। देखिए द मैथमेटिक्स डू नॉट लिव इन अ हॉस्टल्स, और हाउस में भी नहीं रहेगा। सही है, यानी क्यू डज क्या, क्यू डज नॉट लिव इन अ हाउस, यानी वो हाउस में भी नहीं है और आपका पेइंग गेस्ट ऐसे मिल गया है, तो ये काय में गया, धर्मशाला में। ओके, जब धर्मशाला में गया तो इसका मतलब मैथ जो है क्या हाउस में रहेगा, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, यही गलत है। इसका मतलब क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन सही है, तो हमें इसमें ये चीज़ नहीं मिल रही थी, एम। ओके, तो एम कहाँ जाएगा, वो एम तो पेइंग गेस्ट हो गया। हमें जो स्टेज नहीं मिल रही थी वो मिल रहा था संस्कृत, संस्कृत क्या हॉस्टल में रहेगा। तो इस तरह के ये असल में इस तरह के ऑप्शन जो हैं वो आपके और जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी के बेस पे विच ए पेयर ऑफ स्टूडेंट्स लिव इन ए देयर हाउस। कौन सा पेयर है जो कि हाउस में रह रहा है? हाउस में देखिए पेयर क्या है, हाउस की अगर बात करें एल और एन होना चाहिए। ओके, एल एन, एल एन कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पर होगा। वेयर डू जोग्राफी स्टूडेंट्स रिसाइड, जोग्राफी वाला स्टूडेंट्स कहाँ रह रहा है? तो वो कहाँ रह रहा है, देखिए वो हॉस्टल में है। ओके, हॉस्टल दिस वन, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के बेस पर होना चाहिए। इन्हें द गिवन पेयर ऑफ स्टूडेंट वन चाइल्ड लिव्स इन हॉस्टल और अदर क्या है होम में रह रहा होगा, तो वो कौन सा है आपका, एन और ओ। ओके, इन विच ईयर द सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड, 1955। ओके, देखिए डायरेक्शन के बेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो वहाँ आप जाके देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं एक ट्रिक बता वो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। देखिए ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, नॉर्थ। ओके, ये क्या है, साउथ है। ये आपका क्या हो गया, ईस्ट। ओके, ये आपका वेस्ट हो गया। यही तो होते हैं डायरेक्शन। अब इसके 45 में से निकालोगे, 45 डिग्री का एंगल होंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन होते हैं। ओके, ये आपका ये क्या है, डायरेक्शन है। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट यानी दिस वन। ओके, साउथ ईस्ट क्या बन जाता है, ये आपका क्या बन गया, ये कह रहा है नॉर्थ। ओके, मैं यहाँ ही कर दे रहा हूँ, देखिए ये वाला, ये क्या बन गया, ये बन गया नॉर्थ। ओके, यानी ये क्या बन गया आपका, साउथ ईस्ट क्या बन गया आपका, साउथ ईस्ट जो है ये आपका नॉर्थ बन गया। इसका मतलब ये जब नॉर्थ बन गया तो इसका नॉर्थ, तो ये साउथ होगा, ये नहीं है, ये साउथ बन गया। ओके, समझ में आ रहा है, तो ये साउथ होगा। ओके, अब उसके बाद एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो है ये क्या बन गया, वेस्ट बन गया। क्या बन गया, ये वेस्ट। तो जब ये वेस्ट बन गया तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये इसके ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ईस्ट बन जाएगा। ओके, अब ये कह रहा है क्वेश्चन व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या हो जाएगा, तो देखिए ओरिजिनल वेस्ट हमारा ये था ना, ये दिस वन। ओके, तो ये वेस्ट क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो ये से मैं साउथ ईस्ट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट। क्लियर हो गया होगा पॉइंट ये, तो साउथ ईस्ट कहीं है, दिस वन, सी ऑप्शन है हमारा। ओके गाइस, फाइंड द क्या नंबर डेट इज मिसिंग इन द सीरीज। देखिए मिसिंग इसका पैटर्न देखिएगा। ओके, 2 के बाद क्या है ना, 5 जोड़ा तो 7 आ गया, यहाँ 5 का गैप है, उसके बाद यहाँ 10, 15, 20, 25 एंड 30। 77 में 30 जोड़ लीजिएगा, ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 107। ओके, विद क्रेडिटेड विद ड्राफ्टिंग द इंडियन पैनल कोड 1860, तो लॉर्ड मैकुलन।
तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? डी। ओके। 26 क्वेश्चन, आई कैन नॉट इंटरेस्टेड माई मदर, तो क्या होगा इसमें? टू हर। ओके, दिस वन। देखिए एमिनेंट का मीनिंग क्या होता है? एमिनेंट का होता है फेमस, इंपॉर्टेंट, खास। ओके, तो इसका एंटोनिम यानी उल्टा बताना, स्पेशल, फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज या ऑर्डिनरी। तो क्या है? ऑर्डिनरी। ओके, आम यानी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज ऑफ द वर्ल्ड, वी फाइंड अ गुड डैश ऑफ वर्शिपर्स ऑन एवरी संडे। तो क्या होगा? वहाँ इकट्ठे होती हैं, यानी काय के लिए इकट्ठे होंगे? वो द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ क्राउड या ग्रुप, या काय के लिए होंगे? प्रेयर के लिए होंगे, तो इकट्ठा होंगे यानी कॉन्ग्रीगेशन। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओके, यानी क्या होंगे वो? कॉन्ग्रीगेशन। आई हैड नो अदर हॉबी देन, तो क्या आएगा इसमें? देन उसके अलावा, यानी डेट ऑफ कलेक्टिंग बुक्स। सिर्फ क्या है मेरे हॉबी? बुकों को कलेक्ट करना। ओके। बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर मेक श्योर डेट इट कन्फर्म्स डैश द ऑफिशियल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो टू, टू कन्फर्म्स। ओके। सलमान रन अप द स्टेयर्स एंड ओपन द डोर, तो क्या है? अप, क्योंकि अगर डाउन का होता तो चलिए नीचे जाना पड़ता होता, ऑप्शन नहीं है, तो अप। ही डज नॉट वांट टू सी एनीवन, इसमें क्या आपको एरर फाइंड करना, तो विद अ लोट ऑफ परसुएशन। बाकी तीनों सही हैं। द लीडर्स वर स्केर्सली वर नीडिड वाई दोज टू होम दे एड्रेस्ड, तो सी ऑप्शन है, सी आंसर। ओके। सीइंग आई टू आई, एग्रीइंग विद सम वन। देखिए इसमें स्प्रिट डिकॉप से अंडरलाइन है, इसी का मीनिंग बताना। ये एक लैटिन वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? यूनिटी। ओके। लाइक डक इन अ थंडर स्टॉर्म, डिस्ट्रेस, बी आंसर है इसका। मिस्टर कमलेश इज एन अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल लॉ। ओके, इसमें भी क्या आपको एरर डिफाइन करना, तो टोल्ड मी द रीजन। शुकिनरी इज अ सिनोनिम, यानी झूठा आपको आरोप लगाना है, तो क्या है? फ्रॉड। ओके, इसमें भी क्या आपको एरर फाइंड करना है। द चेयरपर्सन आस्क्ड द सबीर कम लेट टू द ऑफिस, तो वाई ही हैड। ओके, यानी सी। द जज डैश, द जज इंडोर्स द यूज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट फॉर सीरियस क्राइम्स। Ultimately, one of the parties of the dispute relinquished his claim to the ownership of the property. Relinquished means gave up. Okay. A place in which bees are kept. कहाँ रखी जाती हैं? कहाँ रहती हैं? एपायरी। ओके। अब देखिए बी हाइव उसके छत्ते को कहते हैं, और अवायरी किसे कहते हैं? अवायरी जहाँ बर्ड्स को रखा जाए। ओके, यानी बर्ड्स कीप्ट हों। और नेक्टर उसके क्या है? उसके यानी अमृत को या जूस को, जो नेक्टर जो फ्लावर्स है वो कलेक्ट करती हैं, क्या? बीज। ओके। मैनी पीपल वर कैरिड ऑफ वाई फ्लैग ऑफ। ओके, बी आंसर है इसका। मीनिंग क्या है? टू ब्लेस अ टेल, टू बी होपफुल, यानी डी। कॉर्पस जुरिस मीनिंग है बॉडी ऑफ लॉ। टू ब्रेक लॉ मीन्स टू कॉन्ट्रीवीन, कॉन्ट्रीवीन यानी कानून का उल्लंघन करना। डिसबर्स का एंटोनिम, तो डिसबर्स स्पिरिट उसका क्या होगा? कलेक्ट। ओके। आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट, इसका आंसर है सी, डोंट आई। हु वाज द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? अल्वा। Which of the following British Prime Minister sent Cripps mission to India? चर्चिल। ब्लू फ्लैग किस रिलेटेड है? यानी बीच क्लीन अप। ओके। हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑफिसर इंडिया। द हग, हग नीदरलैंड, तो यानी हग कहाँ है? नीदरलैंड में, तो ये ऑप्शन तो खैर सही है, इसका मतलब बी। ओके। लेकिन यूनेस्को शार्क न्यू दिल्ली में, ऐसा नहीं है। शार्क देखिए, शार्क जो है काठमांडू में है। ओके। और यूनेस्को आपका पेरिस में है। पेरिस, जबकि इन्होंने यहाँ लगा रखा है। पेरिस जो है वो यूनेस्को जो पेरिस में है। यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल में है, बेल्जियम में। ओके, ये ब्रुसेल्स में है।
यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर जो होगा सिर्फ बी वाला ही करेक्ट, बाकी इन्होंने गलत दे रखे हैं। ओके। The system of a proportional representative by means of a single transferable vote is used by the election of a, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें यूज होता है। ओके, तो आंसर क्या है इसका? बी है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। विच वन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, तो कौन सा होता है? मुहर्रम होता। ओके। द एटमोस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड बाई मरकरी बैरोमीटर। छिलका लेक इज इन ओडिशा। पाइथागोरस इज रिलेटेड टू, तो क्या? सरफेस डेकोरेशन, क्या मार्बल वगैरह इसमें डेकोरेट किया जाता है। ओके। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड पॉपुलरली नाउन एज अबला बाबा वाज द रूलर ऑफ, कहाँ के थे? ये बीजापुर के थे। और अबला बाबा के मीन्स मतलब है गरीबों के दोस्त, यानी फ्रेंड्स ऑफ पुअर। ओके, फ्रेंड्स ऑफ पुअर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? कैप्शन सी, सबसे बड़ी लेक है। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज टर्म्ड एज वाई अम्बेडकर एज द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, यानी 30 डी आंसर सही होगा। ये आर्टिकल कौन सा है? 32 आर्टिकल्स। कौन सा है? 32। ओके, या तो 32 अगर ऑप्शन होता कि कौन सा आर्टिकल है तो 32 होता, अगर राइट्स क्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज ना होता तो ओके, तो उसमें 32 आपको लगाना पड़ता। तो कौन सा? 32 या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या सॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अगर आज़ादी से पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस की पहले की, तो कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा थे। ओके, लेकिन आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद तो जो परमानेंटली जो बने, जो परमानेंट ये यूज वर्ड है तो सही है, परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। उससे पहले कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली प्रेसिडेंट? वो थे सत्येंद्र सिन्हा। उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद यानी परमानेंटली जो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके भाई, इतना कन्फ्यूज मत होना। Which one of the following gases dissolve in water to give an acidic solution? Acidic solution तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। द फर्स्ट सार्क समिट आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जब साउथ अफ्रीका उसमें ऐड हो गया, वाज हेल्ड एट, तो ये कहाँ होगा? यकातेरिनबर्ग, यानी रशिया। ओके, अब ये सार्क में इसके क्या है? ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्री आते हैं आपके? ब्राज़ील है, रशिया है, यानी बी से क्या हो गया आपका? ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ओके। इन 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज सेट अप इन कलकत्ता, वाई? रेगुलेटिंग एक्ट, तो आंसर ए होगा। द मुगल रूलर हु बैंड द यूज ऑफ तंबाकू इन इंडिया वाज, तो किसने बैन किया था? जहांगीर ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड अ न्यू कमेटी टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंडिया टू क्या इन टू कैशलेस इकोनॉमी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमिताभ कैंट। सही है। अमिताभ कैंट कौन है? कि नीति आयोग के सीईओ ही हैं, और नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, ये सीईओ हैं नीति आयोग के। Which ruler of Bhopal provided money for the preservation of Sanchi स्तूपा and also founded the museum that was built there? तो कि किसने बनवाया था? नवाब सुल्तान जहां बेगम। इसका आंसर क्या है? डी। ओके, और ये जो है भोपाल की रूलर थी और 1901 से लेके 1926 तक। ओके, 1901 से लेके 1901 से लेके 26 तक रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? जो करेक्टली मैच ना हो तो क्या है? गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, फैजी अकबरनामा, ये गलत है। ओके, फैजी यानी किसने लिखी थी? फैजी जो लिखी थी वो है अबुल फजल। ओके, अबुल फजल इब्न मुबारक, तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। ओके, अबुल फजल, तो फैजी ने नहीं लिखी थी, तो इसका क्या आंसर क्या है? बी हमारा, ये सही मैच नहीं है। ये जो लिखी थी अबुल फजल इब्न मुबारक ने, बाकी तो सब सही है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो नागालैंड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शेरशाह सूरी एंड द मुगल्स अलोंग द ग्रैंड ट्रंक रोड द साइड ऑफ द रोड्स 4 to 5 मीटर हाई ब्रिक्स
पिलर्स वर इरेक्टेड, दीज पिलर्स आर कॉल्ड होस मीनार्स। तो क्या है सी आंसर। अकॉर्डिंग टू द जैनिज्म महावीरा वाज प्रीसीडेड बाई 23rd तीर्थंकराज। तो इसका आंसर क्या होगा बी। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन है। एन एंशिएंट रोमन राइटिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द इंडिया इज मेंशन्ड एज बारी गाजा। तो बैरोज। अब उसके बाद आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपसे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीएलएलबी में, देखते हैं। तो इसमें क्या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या आर ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सल? क्या ह्यूमन राइट्स है, क्या एक जो ह्यूमन राइट्स हैं जो वो एक यूनिवर्सल इशू है? हाँ ऑफ कोर्स। देखिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप मैं इसमें आंसर नहीं दे रहा हूँ, तो आप उसके बेस पे आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करिएगा लिखने की। देखिए, और ह्यूमन राइट जो है वो विद इन अ कंट्री की बात नहीं है, किसी भी कंट्री के अंदर, सही है। क्योंकि ये जो ह्यूमन राइट्स का जो इशू है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे है, कि ऐसा नहीं है कोई भी कंट्री किसी भी कम्युनिटी को अगर किसी कास्ट के बेस पे भी अगर वो उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है तो ऐसा और इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या नहीं है, ये तो हमारा इंटरनल मसला है, आप क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ आप नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन राइट जो है आज एक ऐसे यूनिवर्सल है, सही है, यूनिवर्सल राइट है। तो जैसे आप रोहिंग्या का मसला देख लीजिए, 2017 में जो रोहिंग्या मुस्लिम पे जो बुद्धिस्ट रोहिंग्या थे उन्होंने हमला किया, और वहाँ की आर्मी वगैरह ने भी उस पर मिलिटेंट वगैरह ने, आर्मी वगैरह ने वहाँ हमला किया। तो फिर ये जो है केस 2019 में सितंबर में करीब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, और वहाँ की गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी पड़ी म्यांमार के, क्या हाँ ये हमसे गलतियाँ हुई, सही है। तो क्या उसका नतीजा क्या हुआ, क्या ये जो है ह्यूमन राइट जो है आज के टाइम में वो आपका एक विद इन अ कंट्री या विद इन अ बाउंड्री या विद इन अ हाउस का मैटर नहीं है, कि आप घर में किसी को भी आप टॉर्चर कर लो, या कंट्री है तो कंट्री के अंदर शहर के अंदर आप टॉर्चर कर लो, ये क्या एक इंटरनेशनल इशू है। ओके, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, होनर किलिंग्स आर अफ्रॉन्ट ऑन वुमेन राइट्स। तो क्या एफ्रोन क्या है आपका, क्या है अपमान है। तो वहाँ के होनर किलिंग क्या आप एक सिर्फ क्या आप इस तरह से आप मार दे रहोगे उसके बेसिस पे, क्या आप फीमेल बच्चा पैदा हो रहा है, सही है, उस पर होनर किलिंग कर रहे हो, तो क्या है वो इसका एक उसके वुमेन्स जो राइट्स है क्या उसकी एक हत्या हो रही है यार। ओके, तो इस तरह के आप कुछ सजेशन और पॉइंट्स वगैरह आप दे सकते हैं। ऑनर किलिंग वैसे बैन है, सही है। आप जैसे बच्चों को टेस्ट करवाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, सही है, तो ये चीज़ें ये बैन कर दी गई। अब थर्ड क्वेश्चन है, शुड डेथ पेनल्टी बी एबोलिश्ड इन इंडिया? क्या वो ख़त्म कर देना? नहीं भाई, अब देखिए अभी 4 को हुए, सही है, फांसी हुई, तो होनी चाहिए, क्योंकि कुछ रियर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो वहाँ आपको बैन नहीं कर सकते आप फांसी को। तो ओके, तो मैं तो इसमें दोनों वो बताते रहेंगे, लेकिन आप वो डिपेंड करता है आप किस नौबत का केस है। अभी है फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू एग्री डेट द आर्म फोर्सेज इन स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 बी विड्रॉ फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर? देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर में आपके जो ईस्टर्न स्टेट थे उसमें ये लगा, क्योंकि वहाँ की जो है कानून की व्यवस्था की सही करने के लिए। तो वो देखिए यहाँ दोनों इशू हैं, यहाँ एक आपको आपने आर्म फोर्सेज को एक स्पेशल पावर दे दी, वहाँ एक स्पेशल पावर तो दे दी, उसके हिसाब से वो ज़्यादा पावरफुल हो रही, लेकिन वहाँ अगर एक सिटीजन की अगर बात करो उनके फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 21 की, तो वहाँ क्या उनका वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह से ये मेंटेन करा जाए, क्या आपके स्पेशल जो पावर है जो आपने आर्म फोर्सेज को जो आपके पीस वहाँ इस एरिया में अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप इस तरह का रास्ता बीच का चुनो, जो कि आपका जो है सिटीजन का आवाम क्या जो है उनके सिटीजन्स उनका फंडामेंटल राइट्स कहीं वायलेशन तो नहीं हो रहा है, आर्टिकल 21 तो वायलेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का यानी कंट्रोल इस तरह से करें आप, ये नहीं है कि आर्म फोर्स के आप सिक्योरिटी के नाम पे ही आपको उन्हें बंद कर रहे हो, सही है, तो उन्हें एक स्पेशली पावर दे दिया, आप उस दूसरे के राइट का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो उस पर आपको दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट दीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड यू थिंक डेट द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज जस्टिफाइड? तो जस्टिफाइड नहीं थे, क्योंकि देखिए ये 18 जनवरी को 2018 में ये आए थे, इन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी, तो उन्होंने क्या है ओके फॉर द डेमोक्रेसी फॉर द फ्रीडम, क्योंकि आप वहाँ आपको गवर्नमेंट इतना अगर इंटरफेयर करेगी तो फिर जस्टिस कहाँ हो पाएगा। तो इसमें आपके जो जस्टिस कोरिन जोसेफ थे, जस्टिस
कमलेश्वरम थे, रंजन गोगोई थे, जस्टिस मदन थे। ये तो चारों मदन है, जोसेफ है, गोगोई है, ये लोग आए, सही है, और उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें इतना इस तरह का प्रेशराइज कराया, हमें डेमोक्रेसी नहीं बच सकती, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये क्या है, अनजस्टिसेबल तो है, सही है। और इस तरह का प्रेशर आप कैसे वो, तो यहाँ अपने सजेशन आप इजीली दे सकते हैं, और उसमें एग्जाम्पल कोट किया करो। 6 क्वेश्चन है, क्या था, पूछा था ना, शुड द सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड। हाँ, वो ऑफकोर्स होना चाहिए। देखिए सेडिशन लॉ क्या है, आप गवर्नमेंट के आप अगेंस्ट में कोई बात कह रहे हो, सही है, आप ये आप अगेंस्ट में कह रहे हो, तो आपके क्या सेडिशन लॉ लगा दिया और आपको जेल में भेज दिया गया, उसमें आपको यह 6 महीने के तक जमानत भी नहीं होगी। तो क्या इस तरह के लोग, ये अंग्रेज यूज़ करते थे यार। आज के टाइम में आप डेमोक्रेसी में हो, आप सही है, आप आपके राइट से भी वायलेशन हो रहे हैं, आप आपको राइट्स है भाई, यहाँ गवर्नमेंट को कि हाँ भाई ये आपका डिसीजन ये गलत है, तो क्या सेडिशन लॉ ये ख़त्म हो जाने चाहिए। डेमोक्रेसी के अंदर तो खैर नहीं प्रिवेल नहीं होने चाहिए ये। तो ये इसमें आप अप्रिसिएशन अच्छे से दे सकते हो। और व्हाट इज़ द नेचुरल जस्टिस, 7 क्वेश्चन था कि व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस यानी उसमें जो है आपका विक्टिम्स एक प्रोसीजर अपनाया जाए, सही है, और उसे क्या हमें नेचुरल जस्टिस कहते हैं। और ये क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस टर्म लिया गया था, वहाँ यूज़ हुआ था नेचुरल जस्टिस, यानी एक प्रगति के अंदर जो है किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो उसी पे सबका, यानी जो विक्टिम भी है तो उसकी भी सारी बात सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि दूसरा आया क्लेम करा कि इसने यूँ करा, ओके, और सारा जजमेंट दे दिया। तो क्या एक प्रोसेस है और उसे फॉलो होना चाहिए। 9 क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट आधार स्कीम डज नॉट वायलेट राइट टू प्राइवेसी। नहीं, देखिए मैं तो सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी नहीं होगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि हाँ भाई आप इसमें नहीं कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं, आप नहीं कर सकते कंपलसरी कि आप क्या हुआ आधार कार्ड। लेकिन खैर दोनों में अभी कोई क्लियर डिसीजन नहीं आया। देखिए आप आधार का मतलब क्या है, आप आधार सबमिट करो तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है, ओके। तो आपका क्या है, जो आप राइट्स है कि भाई राइट टू प्राइवेसी है हमारी, सही, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 15 है। तो क्या है, आपको वायलेशन हो रहा है ना, तो ये क्या अनजस्टिसेबल है। तो ये एग्रीमेंट क्या है, डू यू एग्री विद आधार, तो ऑफ कोर्स। 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, डिड यू थिंक दैट द वर्ड्स मुस्लिम एंड हिंदू शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी टू रिफ्लेक्ट देयर सेकुलर करेक्टर। क्या ये हिंदू और मुस्लिम जो उनके जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसे निकल देना चाहिए? नहीं यार, क्योंकि देखिए अब हम एक सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो हर रिलीजियस को अपने अपने रिलीजन का, अपने इंस्टीट्यूशन का वो अब डेवलप कर सकता। तो और ऐसे वो देखिए हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है कि हिंदू ही पढ़ ले, मुस्लिम में ऐसा नहीं है कि मुस्लिम में। तो यहाँ नाम तो क्या है नाम, क्योंकि आप रिलीजन के बेस पे आप क्या सबको रिलीजन के सबको राइट्स है, तो इस पर क्या आपको उससे रिफ्लेक्ट वाकई सेकुलर कैरेक्टर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो गए, अगर हिंदू निकाल दोगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से तो कि वो सेकुलर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब यूनिवर्सिटी जितने भी इदारे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबको अपना राइट्स है, वो अपने बेस पे, सही है, डेवलप कर रहे हैं अपने रिलीजन के बेस पे नाम के। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सेकुलर कैरेक्टर्स उससे क्या वायलेट होगा, ओके। हाँ, उनके प्रोसेस में क्या प्रोसेस है उससे हो सकता है, लेकिन हाँ नाम से नहीं होगा, क्योंकि नाम में तो आपको राइट्स है भैया, आप कहीं भी पूजा करो यार, ओके। तो ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन थे, और आपको ये आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरा फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट भी है आपसे, आप लोगों से, प्लीज़ यार इस वीडियो को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, 1000 तक सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, जो कि मेरा चैनल ये असल में मोनेटाइज हो जाए, तो मैं अच्छे से अपना चैनल ये डेवलप कर लूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।